तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप 11th के स्टूडेंट है या और कहीं के पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन की चाहे आगे की, ये वो पद्धति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर डिस्क्रिप्टिव 6 नंबर तक, आगे तक 20 नंबर तक, कहीं तक भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये इतनी मुश्किल पड़ती है कि इसको बिना समझे, मतलब आपने इसके कंसेप्ट को, इसके पूरी गहराई को नहीं समझा तो आप समझ लो कि आप इसका आंसर नहीं दे सकते। इसका आंसर देने का मतलब यह है कि लगभग जब भी मैं चेक करता हूं और ये क्वेश्चन आता है तो 95% से ज्यादा स्टूडेंट गलत करके आते हैं। खास करके 11th वाले तो बस पूछो ही मत, उनको पता ही नहीं कि ये क्या है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ठीक से समझना, और ठीक से समझकर हमेशा के लिए अपने पूरे दिमाग में ऐसे उतार लेना कि ये कभी ना जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। इस पद्धति के प्रतिपादक, एक्सपोनेंट ये कह लो, जिन्होंने इसको बनाया, वो बोले जाते हैं एक अंग्रेज दार्शनिक, इंग्लिश स्कॉलर थॉमस हेयर। इसीलिए इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के साथ साथ हेयर पद्धति भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने या इसको लिखने वाले, इसको बनाने वाले, इसके इन्वेंशन, आविष्कार करने वाले, प्रतिपादन करने वाले थॉमस हेयर थे। इसलिए अगर आपके सामने आ जाए हेयर पद्धति क्या है, तो हेयर पद्धति का मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ही है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। तो अब हम आते हैं हेयर पद्धति में इसकी योजना, इस प्रणाली की योजना किस प्रकार है, इसकी प्लानिंग, ये कैसे काम करता है। इसको बड़े आराम से समझ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी बड़े आकार का निर्वाचन क्षेत्र हो, ये वहां उपयोगी, यहां वहां यूजफुल है जहां बड़े आकार का निर्वाचन क्षेत्र या यूं कह लो इलेक्टोरल रीजन है। बड़े एक निर्वाचन क्षेत्र से कम, मतलब अगर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि या एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जा रहा है तो कामयाब या सक्सेसफुल नहीं है। कम से कम 3 तो चुने जाएं, या एक से अधिक, 2, 3, 4, 3 तक तो होने चाहिए। इस केस में मतदाता को कितने वोट मिलेंगे? एक वोटर को उतने ही वोट मिलेंगे जितने उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं। अगर कहीं चुनाव हो रहा है और 10 लड़ रहे हैं तो मतदाता को 10 वोट मिलेंगे। और उसका यूज या इस्तेमाल कैसे करते हैं आगे मैं बताऊंगा। निर्वाचित मतलब विजयी। अगर किसी को विन होना है, किसी उम्मीदवार को जो चुनाव लड़ रहा है उसको विनिंग या विजयी होना है, तो उसे होने के लिए कम से कम निश्चित संख्या, एक निश्चित कर दी जाती है, फिक्स संख्या, नंबर्स में मत या वोट मिलने ही चाहिए। और निर्वाचित होने के लिए मतों की संख्या, अब ये बोला है ना निश्चित संख्या, ये जो मतों की संख्या है ये कोटा द्वारा निकाली जाए। अब ये कोटा क्या होता है, कोटा कैसे निकाला जाता है, यही इस पद्धति की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो अब हम आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में। देखो, जैसे समय समय आगे बढ़ा तो इसमें नई नई प्रणालियां जुड़ी। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली, पद्धति के अंदर प्रणाली है, ये याद रखना। सिस्टम आता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और दूसरी आती है सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हेयर सिस्टम, मतलब थॉमस हेयर ने इसी को मेन इंपॉर्टेंट बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके पास क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव या इलेक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। भारत के राष्ट्रपति, इंडिया के प्रेसिडेंट का चुनाव, इलेक्शन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। आधा कुछ भी मत लिख देना, आधा लिखोगे तो गलत कहलाएगा। भारत के राष्ट्रपति या इलेक्शन, चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अब हम एकल संक्रमणीय और सूची प्रणाली को अलग अलग कर लेते हैं।
तो अब हम आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस पद्धति को ही हेयर सिस्टम, हेयर मेथड, हेयर प्रणाली बोला जाता है। यह हमेशा याद रखना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को हेयर पद्धति या इस प्रणाली को ही एकल हेयर प्रणाली बोला जाता है। अब हम आते हैं कैसे होता है। इसमें मतदाता जो वोटर है, जो वोट डाल रहा है, उसको उतने ही, मतलब कितने वोट मिलेंगे, जैसे हमारे यहां होता है हम जा रहे वोट देने तो एक व्यक्ति को एक वोट, लेकिन यहां मतदाता वोटर को उतने ही वोट या मत मिलते हैं जितने उम्मीदवार या जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र में आसपास 5, 6, 7 जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने का कोई मतलब नहीं से, जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उतने ही मतदाता को वोट मिलते हैं। यह पहली बात। अब मतदान का तरीका कि वो जो वोटर है, जो व्यक्ति वोट दे रहा है, वो उस वोट का कैसे इस्तेमाल करेगा, वोटिंग सिस्टम क्या होगा, वोट देने का तरीका क्या होगा। तो मतदाता को अपनी पसंद, वोटर को अपनी प्रेफरेंस, पसंद दिखानी होती है कि वो किसको ज्यादा पसंद करता है, और उसी के हिसाब से उसका मतदान या वोटिंग होती है। अब इसको समझो, मान के चले आपके सामने उम्मीदवार है 5, A, B, C, D, E। ये 5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और कोई आप वोटर है, मतदाता हैं, आपको वोट देनी है, पसंद दिखानी है। तो आप कैसे, आपकी पसंद, आप पहले नंबर पे सबसे ज्यादा, फर्स्ट रैंक, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं। चलो आपने बोला C, तो आपने यहां पे लगा दिया पहली पसंद क्या है एक वोटर की, C। दूसरे एक वो B, तीसरी पसंद D, चौथी पसंद, पांचवी पसंद, चौथी पसंद और पांचवी पसंद। तो इस तरह वोट देता है वो, उसको 5 वोट मिली लेकिन पांचों में उसने अपनी पसंद दिखाई। इसी तरह अगर उम्मीदवार बढ़ जाएंगे तो मतदाता या वोटर की वोट भी बढ़ जाएगी, फिर वो 6ठी 7वीं पसंद देगा। इसमें पहली पसंद उसकी सबसे अच्छी पसंद है, 5वीं पसंद उसकी सबसे कम पसंद है जिसे वो नहीं चाहता जीते, और पहले वाले को वो जिताना चाहता है। तो इस हिसाब से होता है मतदान, या ये है वोटिंग का तरीका। इसमें मतदाता अपनी पसंद, प्रेफरेंस दिखाता है। अब भाई ठीक है, वोटिंग तो सबने दे दी, वोट दे दिया, चलो अब पता कैसे लगेगा कि जीता। विजयी के लिए कि कौन विजयी है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव किसको चुना जाए, उसके लिए निकाला जाता है कोटा, जिसको एक निश्चित, एक फिक्स्ड मात्रा या संख्या या नंबर में वोट मिल गए। इस पसंद में से कैसे निकाला जाएगा वो बात करते हैं, लेकिन जिसको एक निश्चित मात्रा में कोटा निकालने के बाद वोट मिल गए उसको बोला जाएगा विजयी, और उसको प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है। अब ये कोटा कैसे निकाला जाता है ये भी देख लेते हैं। तो कोटा या विजयी उम्मीदवार को कैसे ढूंढा जाए, जो प्रतिनिधि बनेगा उसको कैसे ढूंढा जाए। कोटा निकालने के 2 तरीके, 2 मेथड है। कुल डाले गए वैध मतों की संख्या, जो लीगल वोट डले हैं, और बटे में डिवाइड करेंगे चुने जाने वाले जितने भी प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव वहां से चुने जाने वाले क्षेत्र से। दूसरा तरीका, और यही सबसे ज्यादा फेमस है, यही सबसे ज्यादा चलता है, चलन में सबसे ज्यादा यही आता है। कुल डाले गए वैध मतों की संख्या, जो लीगल वोट डले हैं, वो बटे में चुने जाने वाले प्रतिनिधि, जितने भी वहां से प्रतिनिधि चुने जाने हैं, +1, और इन दोनों के बाद यहां +1। तो ये है दूसरा तरीका। अब इसको यू समझो, मान के चले 100 वोट डले, 3 प्रतिनिधि चुने जाने हैं, +1 हमने यहां कर दिया और +1 यहां पहले से था, तो ये वाला +1 तो यहां प्रतिनिधियों में जुड़ेगा और ये +1 यहां था, तो यहां आ जाएगा सिंपल सा 100/4 + 1। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, यहां पे आ गया 4, तो 100 + 4, 4, 104। अब 104 को 4 से डिवाइड कर दो, तो जितनी वोट आएंगी वो जिसको मिल गई वो विजयी हो जाएगा। 2, 8 हो जाएगा, या 24, 26 वोट जिस प्रतिनिधि को मिल गई वो हो गया विजयी। ठीक है, ये डिवाइड करके सॉल्यूशन आता है हमारे पास।
अगर ये टोटल वोट इतनी है, ये एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो होता है ना, देखो मैथ में सब कुछ मान लो पे चलता है। मान लो एक दिन मेरे को मेरे टीचर ने पकड़ लिया, बोला मान ले तेरी जेब में 100 रुपये है। अब मैं 10वीं में पढ़ता था, मैं कहा जी मैं कैसे मान लूँ, है ही नहीं। जब कह रहा नहीं मान ले, कह रहा और उसमें से तूने 50 मुझे दे दिए। मैं कहा मैं आपको क्यों दूंगा, मैं तो नहीं देता अपने पैसे। कह रहा नहीं मान ले। मैंने कहा मान लिया। तो तेरे पास कितने बचे? मैंने कहा जी 500 रुपये। तो उसने बोला अरे तेरे को इतना ही नहीं पता बेवकूफ। मैं कहा सब कुछ मैं ही मान लूँ, आप भी मान लो कुछ। तो ये मान लो करके समझाया आपको, पर आपको मेथड समझ में आना चाहिए। समझ में आ गई बात मेरी? आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि कुल डाले गए वैध लीगल मत अगर मान लो 100 थे, प्रतिनिधि उस एरिया से, उस क्षेत्र से चुने जाने वाले थे 3, एक वोट यहाँ, एक +1 यहाँ हो गया, +1 यहाँ हो गया, यहाँ +1 था, तो ऐसे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लेके हमने एलसीएम लेके ये 26 वोट आ गए। अब सबसे बड़ी बात, ये जो 26 वोट आए हैं इनकी काउंटिंग कैसे होगी? क्योंकि आपने तो अभी तक 26 वोट का कोटा निकाला है, लेकिन 26 वोट कैसे मिलेंगे ये भी देख लो। तो आपने देखा था कि हमने ABCD को प्रेफरेंस दी थी, 1 2 3 4 5, हमने प्रेफरेंस या पसंद दिखाई थी। तो जिस उम्मीदवार ABCDE में से जिसको पहली पसंद में 26 बार दिखाया गया है वो विजयी माना जाएगा। जिस उम्मीदवार को पहली पसंद में 26 बार 26 टाइम्स दिखा दिया गया उसको प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव या विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को भी 26 बार पहली पसंद में नहीं दिखाया गया, 26 बार पहली पसंद में किसी उम्मीदवार को, कैंडिडेट को नहीं दिखाया गया, तो क्या होगा? जिस उम्मीदवार को सबसे कम पसंद किया गया है, मान के चलो कोई एक उम्मीदवार था, उसको सबसे कम बार पहली पसंद में दिखाया गया है। एक उम्मीदवार ऐसा है कि जिसने 100 वोट पड़े लेकिन उसको केवल 5 व्यक्तियों या वोटर ने पहली पसंद में दिखाया। तो जिसको सबसे कम बार पहली पसंद में, जिस उम्मीदवार को सबसे कम बार, लेस टाइम, फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली पसंद में दिखाया गया है, उसका नामांकन, उसका वो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, वो फाइट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो तो जीत ही नहीं सकता। अब क्योंकि वो खत्म हो चुका है, तो कुछ व्यक्ति या कुछ वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने इस को पहली पसंद दिखाया था लेकिन किसी दूसरे को दूसरी पसंद दिखाया था, तो वो दूसरी पसंद बन जाएगी पहली पसंद, क्योंकि पहली वाला तो बाहर हो चुका है। और इस तरह प्रेफरेंस या पसंद ऊपर बढ़ती रहेगी। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा बाहर आने का, कि जब तक कि विजयी या विनर या प्रतिनिधि जो चुने जाने वाले हैं वो बाहर ना आ जाए। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी। सबसे कम बार जिसको पहली पसंद में दिखाया गया है वो जब तक बाहर होता रहेगा जब तक कि विजयी सामने ना हो जाए। और एक बार विजयी कोटा सामने आ गया, जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं, तो उनको प्रतिनिधि या विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ये थोड़ी मुश्किल है, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, लेकिन इसको ठीक से समझ लेना। अब बढ़ते हैं हम इसके गुण और दोषों की तरफ। तो अब हम आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमण मत प्रणाली के राजनीति पर अच्छे प्रभाव, गुण, और यहां पर हम पढ़ेंगे बाद में बुरे प्रभाव या दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 और 6 में कितनी बार आया, लेकिन कोई भी मेरे ख्याल से कोई एक भी आंसर, एक पॉइंट नहीं लिख पाया। इसे बड़े ढंग से समझना। तो सबसे पहले गुड इफेक्ट्स ऑन पॉलिटिक्स, अच्छे प्रभाव, गुण, बेनिफिट्स। जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, पब्लिक को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। देखो आज तक आपने चुनाव कितने भी देखो, आपने यही समझा होगा कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिली वो जीत गया। लेकिन इस सिस्टम को कि कोटा निकलेगा, एक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होगा, पसंद दिखाई दे जाएगी, सबसे कम पसंद को बाहर कर दिया जाएगा, इससे जनता को एक राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव में जो उम्मीदवार लड़ रहा है वो कैसे प्रतिनिधि जीतेगा, इसकी काफी लंबी प्रोसेस से जनता को, पब्लिक को पॉलिटिकल एजुकेशन कह लो या राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तो इसका पहला ये गुड इफेक्ट है, काफी अच्छा प्रभाव है राजनीति पर। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा अच्छा प्रभाव या इसका बेनिफिट है, मत बेकार नहीं जाता, कोई भी वोट वेस्ट नहीं जाता।
क्यों? क्योंकि उम्मीदवार ने जिसको भी वोट दिया है वो काउंटिंग में तो जरूर आएगा। जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें जो जीतता है ठीक है, लेकिन जो हारता है उसके सारे वोट खराब हो जाते हैं। 5 लड़े 6 लड़े, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा मिले वो जीत गया, लेकिन बाकी को तो कोई फर्क। लेकिन इसमें क्योंकि पसंद दिखाई दी गई है, प्रेफरेंस दी गई है, तो इससे किसी भी वोटर का कोई भी वोट या मत इसमें बेकार या वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि कोई ना कोई वोट कहीं ना कहीं यूज या इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसका दूसरा अच्छा प्रभाव या बेनिफिट है। अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा पॉइंट आएगा मतदाताओं की स्वतंत्रता, विकल्प। मतदाता वोटर के पास विकल्पों, ऑप्शंस या फ्रीडम की कमी नहीं है। अगर आप दिल्ली में चुनाव हो रहा है और आप एक वोटर है तो आपके पास 3 ऑप्शन के अलावा चौथा शायद देखने को ना मिले, क्योंकि वोट वेस्ट चला जाएगा, आपको पता है कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन इस तरह के चुनाव या इस तरह के सिस्टम इलेक्शन में मतदाता को बहुत फ्रीडम होती है, बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है, विकल्प ऑप्शंस की कमी नहीं होती। और इससे फायदा यह भी है कि एक मतदाता को अगर कोई एक पसंद नहीं आ रहा है, 2 पसंद नहीं आ रहे, 3 पसंद, तो उसके सामने और भी विकल्प और ऑप्शन है, तो मतदाता वोट फ्री स्वतंत्र होकर कई सारे ऑप्शंस विकल्पों के साथ वोट देने जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बेनिफिट या राजनीति पर अच्छा प्रभाव है दलों, पार्टीज का महत्व, इंपॉर्टेंस घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसमें उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है उसके पीछे दल से ज्यादा उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत के ऊपर ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पसंद दिखाई जा रही है। इसमें एक वोट नहीं दिया जा रहा कि यार ये तो जीत रहा है या ये हार रहा है तो इसको वोट मत दे। हम ज्यादातर जब वोट डालने जाते हैं एक मानसिकता, एक मेंटली से आते हैं कि यार ये तो पहले ही हार रहा है, इसको वोट क्यों दे। जैसे कि इस बार हुआ था दिल्ली के चुनाव में, आपने देखा था कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं मिली क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उम्मीदवार जीत भी गया तो क्या, सरकार तो नहीं बनेगी। तो इस तरह विधानसभा में, जो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें दलों का महत्व या पार्टी का इंपॉर्टेंस घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उम्मीदवार के ऊपर ज्यादा चलता है, उम्मीदवार की क्षमता, उसकी कैलिबर, उसकी काबिलियत पर ही सब कुछ चला जाता है। क्यों? अब जैसे कांग्रेस वाला आपको एग्जांपल दिया, भाई कांग्रेस नहीं जीत रही, अरे सरकार ही तो नहीं जीत रही, कोई उम्मीदवार तो जिता दो। नहीं, वो भी नहीं जिताएंगे, क्यों? कांग्रेस की सरकार नहीं मिली। लेकिन इस तरह में दलों का, पार्टी का महत्व, इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। कहां? लेजिस्लेटिव में या यूं कह लो विधानसभा में। और उम्मीदवार को जो वोट दी जाती है, जो उसको वोटिंग मिलती है, वो उसकी क्षमता, उसकी काबिलियत, उसके कैलिबर, उसके टैलेंट पे मिलती है, उसने कितना काम किया, उसके वर्क पे मिलती है, बजाय कि पार्टी के नाम पर वोट मिलने के। ये बहुत बड़ा अंतर है इसका, और इससे बहुत फायदा भी है। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ या 5वें फायदे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पमत, माइनॉरिटीज को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हर वोटर, अगर मान के चले कुछ लोग माइनॉरिटी में है या अल्पमत है, संख्या में कम है, लेकिन वो सब मिलकर अपने एक प्रतिनिधि को तो जिता ही सकते हैं। क्यों? सब मिलकर एक ही प्रतिनिधि उम्मीदवार को पहली पसंद में दिखा देंगे। तो कम से कम सब वोटर जो अल्पमत है, माइनॉरिटी है, संख्या में कम है, वो कम से कम अपने एक प्रतिनिधि को तो जिता ही देंगे। सब मिलकर उस एक ही व्यक्ति को, जो उम्मीदवार लड़ रहा है अल्पमत माइनॉरिटी का, उसको पहली पसंद में दिखा देंगे। तो कम से कम एक तो ऐसे जिता ही देंगे अपना। तो इससे अल्पमत को, माइनॉरिटी को प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। अब बढ़ते हम इसके राजनीति पर बुरे प्रभाव, दोष की तरफ। तो इसके राजनीति पर बुरे प्रभाव या दोष क्या है? गणना पद्धति, कैलकुलेशन मेथड कठिन, बहुत हार्ड है। ये मान के चलो, जब मैं 11th में था, मेरे को ऊपर वाले की दया है या दुआ कह लो कि मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी मेरे को, इतना अच्छा टीचर मेरे को मिली थी, मेरी जो टीचर थी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी मुझे समझने के लिए अकेले बैठ के समझना पड़ा था एक बार। तो समझ लो कि आपको कितनी मुश्किल आएगी। अभी तो आप हल्के में ले रहे हो 11th में, जैसे जैसे पॉलिटिकल में आगे बढ़ोगे, इस पद्धति को समझे बिना आप मान लो आपको बार बार राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है आपसे पूछा जाएगा, उसके मूल्यांकन, यही गुण दोष पूछे जाएंगे और आप नहीं बता पाओगे। इसलिए बहुत ढंग से समझ लो। तो इतनी हार्ड है कि एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला उसको बड़े ध्यान से समझ रहा है, तो एक नॉर्मल, एक आम आदमी के लिए गणना पद्धति, कैलकुलेशन, वो बेचारे को क्या मतलब। एक आम आदमी जो जा रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई कहीं भी उद्योग में काम कर रहा है, फैक्ट्री भी चला रहा है, और चाहे कोई पैसे वाला भी है,
उससे बोलो नहीं भाई देख ऐसा है कि तू जाएगा 5 वोट मिलेगी, तू पसंद दिखाएगा, पसंद दिखाने के बाद कोटा निकलेगा, कोटा निकलने के बाद अगर कोई पहली पसंद में नहीं आया तो निचले को हटा देंगे। वो कहेगा भाई क्यों सर खा रहा है, अपना काम करना जाके, तू चुनाव कर रहा है कि यहाँ पे सर दर्द कर रहा है। तो ये गणना पद्धति कैलकुलेशन मेथड बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना मतलब इतनी हार्ड है कि एक आम आदमी की समझ से बहुत ज़्यादा बाहर चली जाती है। तो ये इसका बुरा प्रभाव या दोष है। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिनिधि जो जीत गया है और मतदाता जिसने वोट दी है, उन दोनों के बीच में कोई निकट या नियर बाय का संबंध या रिलेशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र इलेक्टोरल रीजन बहुत बड़ा होता है। इसमें जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर के क्षेत्र से लड़ रहे होते हैं, और वोटर पता नहीं कहाँ का होता है और वो कहाँ वोट डाल रहा है। तो इन दोनों में कोई निकट का नियर बाय का रिलेशन नहीं रहता, जो एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि जिस क्षेत्र से चुनकर इलेक्ट होकर जा रहा है उसे पता तो लगे उसके वोटर या उसके क्षेत्र में कौन सी जनता आती है और वो किसके लिए काम करेगा। इतना बड़ा क्षेत्र हो जाता है, रीजन हो जाता है कि एरिया हो जाता है कि इसमें मतदाता और प्रतिनिधि के बीच में गैप आ जाता है, एक बीच में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जिससे निकट का संबंध नहीं रहता। यह है इसका दूसरा बुरा प्रभाव। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा बुरा प्रभाव या पॉइंट आता है चुनाव व्यय, खर्चा बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। प्रोसीजर जितना लंबा होगा उतना ज्यादा पैसा लगेगा। अब यहां तो इतना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र, ज्यादा वोटर मिलकर बड़े पैमाने पर 5 हो सकता है, कोई 50, मैंने एग्जाम्पल के लिए कह दिया कि 5 लड़ रहे हो सकता है कहीं 50 लड़ रहे हो, दिखाते रहो पसंद। कितने दिन में चुनाव निपटेगा, कितने दिन में फिर उस चुनाव निपटने के बाद काउंटिंग होएगी, फिर कोटा निकलेगा, कोटा निकलने के बाद पहली पसंद दूसरी पसंद करते रहो। ऐसा चुनाव ना हुआ, ऐसा हुआ कि जैसे कोई क्या कहते हैं दीर्घकालीन योजना होगी, भाई सड़क है सरकारी 6 महीने में बन जाए साल। तो जितना लंबा प्रोसीजर उतनी आफत। इसी के कारण चुनाव का व्यय खर्चा भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बढ़ जाता है। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट आता है कि ये प्रक्रिया, मेथड या ये प्रणाली, सिस्टम उपचुनाव बाई इलेक्शन के लिए बेकार है, बिल्कुल काम की नहीं है। देखो बाई इलेक्शन आपको नहीं पता हो तो बता दूं, मान के चले कि कोई स्थान ऐसा है जो रिक्त हो गया, खाली हो गया है, कि उस स्थान पर, उस पूरे क्षेत्र पर जो प्रतिनिधि था उसकी डेथ हो गई है, या उसने त्याग पत्र दे दिया है, या वो कहीं और चला गया है, किसी कारणवश, कि बाय एनी रीजन वो प्रतिनिधि की जो पद है, जो पोस्ट है, वो स्थान है, वो जो प्लेस है वो खाली हो गया है। अब वहां पे 1-2 प्रतिनिधि चुने जाने, ये तो ज्यादा के लिए। तो ऐसे इलेक्शन के लिए, बाई इलेक्शन के लिए, उपचुनाव के लिए बेकार है, किसी काम की नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इसका सबसे बड़ा दोष भी यही बोला जाता है, इससे अल्पमत, मिनॉरिटी विचारधारा, आइडियोलॉजी को, प्रवृत्ति जो उनका नेचर है उसको बढ़ोतरी मिलती है, इंक्रीज मिलता है। क्योंकि अल्पमत अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा, नेशन की मेन स्ट्रीम से अलग करके देखने लगता है। और अल्पमत यह सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, जो माइनॉरिटी में संख्या में कम है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को नेशन से ज्यादा मतलब है। मेरा प्रतिनिधि जो अल्पमत माइनॉरिटी से संबंधित है, जो मेरी कास्ट, मेरे धर्म, मेरे रिलीजन, मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, संस्कृति, किसी से भी जो अल्पमत है, माइनॉरिटी में संख्या में कम है, वो जीत जाए मेरे प्रतिनिधि। इस तरह से वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, नेशन, राष्ट्र की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया से या मेथड से अल्पमत विचारधारा, मिनॉरिटी आइडियोलॉजी को बढ़ोतरी, इंक्रीज मिलती है, और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब हमारे पास रह गया सूची प्रणाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की दूसरी प्रणाली पर, जिसे बोला जाता है सूची प्रणाली या लिस्ट सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें भी प्रोसीजर है लेकिन उससे अलग है। इसमें राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवारों की सूची या लिस्ट निकालती है। अब इसको यूं समझो कि एक क्षेत्र, एक एरिया में चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, और वहां से 5 प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेशन चुने जाने हैं। एक एरिया क्षेत्र में चुनाव है जहां से 5 प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने हैं, इलेक्ट होने हैं।
तो हर राजनीतिक दल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहां चुनाव इलेक्शन लड़ रही है, अपने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट या सूची निकालेगा। 5 उम्मीदवारों की लिस्ट या सूची निकालेगा हर राजनीतिक दल। हर मतदाता को उतने ही वोट मिलेंगे जितने उम्मीदवार हैं। मतलब अगर 5 लड़ रहे हैं तो हर मतदाता वोटर को 5 मिलेंगे वोट। लेकिन इसमें मतदाता को मत या वोट, जैसे पहले आपने देखा था पसंद दिखाई, यहां पसंद नहीं है कि एक वोट किसी को एक वोट ना, यहां मतदाता को उम्मीदवार को वोट नहीं देना, उसे वोट देना है पूरी सूची को। वो एक साथ 5 वोट देगा तो पूरे उम्मीदवारों को ही देगा, 5 को। सूची प्रणाली का मतलब यही है, मतलब वोट वो किसी उम्मीदवार को ना देकर सूची को दे रहा है। इसीलिए क्या हुआ, सूची प्रणाली। जिस भी क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उतने ही वोट, लेकिन वो मतदाता वोट अलग अलग नहीं कर सकता, वो पूरी सूची को वोट देगा। अब ये प्रणाली कौन कौन से देश में फेमस है, कहां कहां चलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूं। तो यह प्रणाली या ये सिस्टम नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, इटली, स्विट्जरलैंड इत्यादि एक्स्ट्रा देशों में चलती है। हालांकि इन्होंने इस प्रणाली में अपने हिसाब से थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि इसकी थोड़ी गणना थोड़ी अलग है, तो अब हम उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब सूची प्रणाली में कौन जीतेगा, कौन प्रतिनिधि बनेगा, किस दल के कितने उम्मीदवार जीतेंगे, इसका तरीका क्या है। इसमें भी कोटा निकाला जाता है, निश्चित वोट, फिक्स वोट। कोटा विजयी होने के लिए कितनी वोट चाहिए, इसमें भी कोटा निकलता है। कोटा निकालने का तरीका वही है जो आपको पहले बताया था, एकल संक्रमणी मत प्रणाली वाला ही कोटा निकालने का तरीका है। लेकिन वहां तो अलग अलग पसंद थी, यहां क्या है, निश्चित कोटा के आधार पर जितना भी कोटा निकाला गया है, उस निश्चित फिक्स कोटा के आधार पर जितने भी वोट या मत एक राजनीतिक दल को मिले हैं, उसके उतने उम्मीदवार विजयी या विन या प्रतिनिधि घोषित कर दिए जाते हैं। मतलब आप ये कह लो कि इस जितने भी वोट मिलते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। अब मैं इसको भी समझा देता हूं आपको थोड़ा। जैसे कि एक राजनीतिक दल को 90,000 वोट मिले, कोटा निकला था 30,000 का, तो सिंपल सी बात है कि 30,000 के हिसाब से उसके 3 उम्मीदवार जीत गए हैं या विन हो गए हैं, 3 उसके प्रतिनिधि बन सकते हैं। अब आप कहोगे भाई सूची तो 5 की निकाली थी, तो वो उम्मीदवार 3 कौन होंगे, कौन से 3 उम्मीदवार सूची में से प्रतिनिधि या विजयी माने जाएंगे। उम्मीदवार जो सूची में उस लिस्ट में टॉप वाले हैं, उन तीनों को विजयी घोषित कर दिया जाएगा या विन घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया जाएगा। इसीलिए जब एक दल या यूं कह लो पॉलिटिकल पार्टी जब सूची निकालती है, उम्मीदवारों की लिस्ट निकालती है, तो वो अपने उन उम्मीदवारों को टॉप पर या सबसे ऊपर रखती है, पहले नंबर पर, जिसको वो जिताना चाहती है, फिर दूसरा, तीसरा। सूची जरूर निकालती है लेकिन टॉप पर उसी को रखती है जिसे जिताना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर उस पार्टी को कोटे के हिसाब से जितने वोट मिलेंगे उसके उतने ही उम्मीदवार जाएंगे। अगर यहां पर उसको 60,000 वोट मिले होते तो उसके 2 प्रतिनिधि बनते या उम्मीदवार विजयी घोषित होते। अगर 30,000 का कोटा निकला, 30,000 मिलते तो उसका 1 प्रतिनिधि या 1 रिप्रेजेंटेटिव जीतता, उसका 1 उम्मीदवार जीतता, 1 प्रतिनिधि जाता। तो यह है इस सूची प्रणाली का सिस्टम। इसीलिए इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपने जो टॉप पर रखती है वो सबसे अच्छे उम्मीदवारों को रखती है, ताकि अगर वो जीत जाए तो वो जाए आगे, प्रतिनिधि जीत जाए या वो बन जाए प्रतिनिधि। तो यह है सूची प्रणाली का तरीका। मैं उम्मीद करता हूं आपको आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति की दोनों प्रणालियां, इसके गुण दोष समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत आ जाए, मैं समझ सकता हूं आ जाए, तो भी मेरे को कमेंट कर देना, मैं दोबारा करा दूंगा, तिबारा करा दूंगा, कितनी बार भी पूछ लेना, लेकिन इसको ढंग से कर लेना। तो जल्दी से मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।